एक शब्द है जो आजकल हम बहुत सुनते हैं, नार्सिसिज्म। लेकिन क्लिनिकल नजरिए से इसका असल में मतलब क्या है? आज हम इसी की एक तस्वीर बनाने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। किसी सूखी परिभाषा से शुरू करने के बजाय चलिए एक एहसास, एक तस्वीर से शुरू करते हैं। पेट्रिशा गोइदिके ने लिखा, और ये जो बात है ना, ये सीधी दिल पर लगती है। ये इस डिसऑर्डर के करीब रहने के बेचैन कर देने वाले अनुभव को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ लेती है। तो एकदम बुनियादी स्तर पर हम किस बारे में बात कर रहे हैं? बात सिर्फ इतनी सी है, मनोवैज्ञानिक दिलचस्पी का खुद पर ही टिक जाना। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना, है ना? लेकिन यही वो शुरुआती बिंदु है, वो बीज है जिससे सारी उलझनें पैदा होती हैं। मतलब खुद के प्रति एक जबरदस्त जुनून। तो आज की पूरी तस्वीर को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए उन शुरुआती विचारकों पर नजर डालते हैं जिन्होंने एक सदी से भी पहले इसकी पहली रूपरेखा बनानी शुरू की थी। जरा सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत में जब इसका कोई आधिकारिक नाम तक नहीं था, अर्नेस्ट जोन्स और फ्रॉइड जैसे लोग पहले से ही एक पैटर्न देख रहे थे। फिर 1925 में रॉबर्ट वेल्डर ने इस खास चीज पर ध्यान दिया, श्रेष्ठता और सहानुभूति की कमी का एक अजीब सा मेल। कुछ साल बाद विल्हेल्म राइख ने एक अलग ही नजरिया दिया। उन्होंने इसे गहरी हीन भावना के खिलाफ एक तरह का बचाव माना। तो आप देख रहे हैं, धीरे धीरे इसकी तस्वीर बननी शुरू हो गई थी। तो अगर हम इन सभी शुरुआती विचारों को एक साथ रखें तो क्या तस्वीर बनती है? हमें इस व्यक्तित्व का पहला खाका मिलता है, एक ऐसा इंसान जिसमें गॉड कॉम्प्लेक्स है ना, जो दूसरों को नीचा देखता है, जिसमें सहानुभूति बिल्कुल नहीं है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, ये सारी शान शौकत असल में एक बहुत ही नाजुक ढाल है जो अंदर की गहरी हीन भावना को छिपा रही है। अगर उनके अहंकार को जरा भी ठेस पहुंची तो गुस्सा तुरंत आ जाता है। और हाँ, उनमें एक आजाद किस्म का स्वभाव भी होता है जो उन्हें अक्सर एक अच्छा लीडर बनाता है। और एक और दिलचस्प बात, उन्हें प्यार किए जाने से ज्यादा प्यार करना पसंद होता है। ठीक है, तो हमारे पास शुरुआती खाका तो है, लेकिन फिर 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। दो बड़े विचारक आते हैं, ओटो कर्नबर्ग और हाइंस कोहोट, और वो इन शुरुआती विचारों को लेकर दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से एकदम उलट तस्वीरें बना देते हैं, जिससे एक बड़ी बहस छिड़ जाती है। यही इस बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। एक तरफ हैं कर्नबर्ग, दूसरी तरफ कोहोट। कर्नबर्ग का नजरिया काफी सख्त है। वो इसे एक बीमारी की तरह देखते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अंदर की ठंडक और गहरी ईर्ष्या पर बना है। उनके लिए नार्सिसिज्म खुद ही एक बीमारी है। लेकिन कोहुट, वो इसे बिल्कुल अलग ढंग से देखते थे। उन्हें एक नाजुक व्यक्तित्व दिखाई दिया जो विकास के रास्ते में कहीं अटक गया है, क्योंकि उसे बचपन में वो सहानुभूति कभी मिली ही नहीं जिसकी उसे जरूरत थी। तो उनके लिए नार्सिसिज्म बीमारी नहीं बल्कि एक लक्षण था। तो सवाल ये है, क्या ये एक बीमारी है या रुका हुआ विकास? यही वो बड़ा सवाल है जिस पर बहस हुई। अब अपनी बात को और ज्यादा गहराई देने के लिए कोहुट यही नहीं रुके। उन्होंने असल में 5 अलग अलग तरह के नार्सिस्टिक व्यक्तित्वों की पहचान की, और उनका कहना था कि हर एक प्रकार किसी न किसी अधूरी जरूरत की वजह से बनता है। और ये 5 प्रकार असल में वो अलग अलग तरीके दिखाते हैं जिनसे एक इंसान, कह सकते हैं कि खुद को पूरा महसूस कराने की कोशिश करता है। जैसे मिरर हंग्री टाइप का इंसान हमेशा खुद को दिखाता रहता है, तारीफ खोजता है, मानो उन्हें अपनी महानता देखने के लिए दूसरों के आईने की जरूरत हो। फिर आते हैं आइडियल हंग्री लोग, जो इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो किसी और को पूजने के लिए ढूंढते हैं, किसी ऐसे आदर्श व्यक्ति को जिससे वो जुड़ सके। इसके अलावा ऑल्टर ईगो, मर्जर हंग्री और कंटेक्शनिंग टाइप भी हैं। दिन के आखिर में ये सब बस अलग अलग रणनीतियां हैं अंदर की उस गहरी, बेकार होने वाली भावना से लड़ने के लिए। लेकिन ये तस्वीर अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे जैसे हम और आधुनिक समय की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे विचारक इसमें नई परतें जोड़ने लगते हैं। इसे मनोवैज्ञानिक और यहां तक के संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव नजरिए से भी देखने लगते हैं। और सबसे जबरदस्त मॉडर्न आइडियाज में से एक है वामिक वोल्कान का ये ग्लास बबल फैंटेसी का कॉन्सेप्ट। जरा एक सेकंड के लिए इसकी कल्पना कीजिए, एक कांच के बुलबुले के अंदर रहना। बाहर सब लोग दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें छू नहीं सकते, और न ही कोई चीज आपको असल में छू सकती है। ये उनके अंदर की दुनिया की एक बिल्कुल सटीक तस्वीर है, शानदार, लेकिन उतनी ही अकेली और अलग थलग। एक और दिलचस्प परत स्टीफन बाख की तरफ से आती है, जिन्होंने उनके सोचने और भाषा इस्तेमाल करने के तरीके में एक अजीब बात देखी। उनके लिए शब्दों का मतलब लोगों से जुड़ना या बातचीत करना नहीं है, बल्कि भाषा एक औजार बन जाती है, अपने नाजुक आत्मसम्मान को संभालने का एक औजार।
और इसी वजह से जो वो कहते हैं और जो हकीकत होती है उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाती है। ठीक है, तो आप थोड़ा पीछे हटते हैं। हमने शुरुआती खाका देखा, बड़ी बहस को समझा और आधुनिक दौर की जानकारी भी ली। तो आज ये पूरी मुकम्मल तस्वीर कैसी दिखती है? जब सब कुछ एक साथ रखते हैं तो तस्वीर विरोधाभासों से भरी नजर आती है। बाहर से आपको भव्यता दिखती है, जबरदस्त आत्ममहत्व और तारीफ की लगातार भूख। लेकिन इस सब के नीचे क्या है? सहानुभूति की गहरी कमी, अंदर से खालीपन और बोरियत का एक स्थायी एहसास और एक लगातार कुतरने वाली तीव्र ईर्ष्या। उनका विवेक आसानी से भटक सकता है और वो किसी भी तरह की आलोचना को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो ये एक नाजुक, खाली और ईर्ष्यालु अंदरूनी दुनिया है जो श्रेष्ठता के मुखौटे के पीछे छिपी है और जो अपनी पहचान के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही जरूरी और शायद थोड़ा असहज करने वाले आखिरी सवाल पर ले आता है। नार्सिसिज्म की इस जटिल तस्वीर को समझना हमें उस बहुत ही बारीक रेखा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, वो रेखा जो सेहतमंद आत्म देखभाल और उस आत्मकेंद्रितता के बीच है जो विनाशकारी बन जाती है, खुद उस इंसान के लिए भी और उसके आसपास के सभी लोगों के लिए भी। तो एक चीज कहाँ खत्म होती है और दूसरी कहाँ से शुरू? ये एक सोचने लायक बात है।